एक बार फिर आपके सामने आपकी मीना मैम। तो बच्चों निकालो अपने हिंदी की किताब। क्या है? आनंदी किताब निकालो और पेज नंबर 31, हंसी का बादशाह। कहानी का नाम है हंसी का बादशाह। बच्चों आप लोगों को पता नहीं है, चार्ली चैपलिन को हंसी का बादशाह कहा जाता है, पर वो बादशाह बनने के पहले, बादशाह की ख्याति तो उसे बहुत बाद में मिली, लेकिन उसके पहले उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। आज हम इस कहानी के थ्रू वही पढ़ेंगे कि चार्ली चैपलिन के जीवन में क्या क्या परेशानियों से घिरता हुआ उसका जीवन बीता। बहुत कष्टकर जीवन था उनका और अंत में उन्हें ख्याति मिली, पर तब तक दुखों का अंत नहीं था। माँ को लेकर परेशानी, क्या क्या परेशानी, पर जब उसे ख्याति मिली तो उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, वो गुजर गई थी। तो आज इस कहानी से पढ़कर हमें उसकी जीवन की कहानी का पता चलेगा और हर कामयाब इंसान की कहानी के पीछे एक क्या बोलेंगे, एक बहुत तकलीफ़दायक ज़िंदगी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई अचानक से कामयाब हो गया। परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज आप लोग जो मेहनत कर रहे हो ना, अभी आप लोग छोटे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, बहुत एग्ज़ाम देना है और पढ़ते पढ़ते जब बड़े होगे तो जब कामयाब इंसान बनोगे तो इस तकलीफ़ के दिनों को याद करोगे कि कितना पढ़ने के बाद आज इस जगह पे आके हम लोग प्रतिष्ठित हुए हैं जीवन में। तो इस इंसान को भी बादशाह बनने से पहले काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ा था। आज हम पढ़ेंगे उनकी परेशानियों को। मैं तब 3.5 वर्ष का था। मेरा भाई सिडनी मुझसे 4 वर्ष का बड़ा था। मेरी माँ थिएटर की कलाकार थी, हमारी देखभाल नौकरानी किया करती थी। रोज़ रात को थिएटर से लौटकर माँ हम दोनों के लिए खाने के अच्छे अच्छे पकवान मेज पर रख देती थी। सुबह हम दोनों खा लेते थे। बिना शोर मचाए माँ को देर तक सोने देते थे। माँ को कई बार मजबूरी में काम पर जाना पड़ता था। सर्दी में जुकाम के चलते गला खराब होने पर भी उन्हें गाना पड़ता था। इससे उनकी आवाज़ खराब होती गई। मंच पर गाते हुए उनकी आवाज़ कभी कभी गायब हो जाती थी और तब श्रोता चिल्लाना और माँ का मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। इस चिंता में माँ मानसिक रूप से बीमार जैसी होने लगी। धीरे धीरे थिएटर से उनका बुलावा आना भी बंद हो गया। माँ उन दिनों मुझे भी अपने साथ थिएटर ले जाया करती थी। एक बार गाते गाते माँ की आवाज़ फट गई और फुसफुसाहट में बदल गई। इस पर श्रोतागण खिल्ली उड़ाते हुए कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ निकालने लगे। माँ मंच छोड़कर चली गई। इस बीच मंच संचालक मुझे मंच पर लाकर मेरा परिचय देकर वापस लौट गया। तब मैं मात्र 5 वर्ष का था। मैं उस समय का प्रसिद्ध गाना जैक जोन्स गाने लगा। गाने के बीच में ही सिक्कों की बरसात होने लगी। मैंने सिक्कों को इकट्ठा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। दर्शकों से साफ साफ कह दिया, पहले मैं सिक्के इकट्ठे करूँगा फिर गाऊँगा। इस बात पर दर्शक ठहाके लगाने लगे। सिक्कों की पोटली माँ को सौंपकर मैं वापस मंच पर आया और फिर जमकर नाचा गाया। मैंने तरह तरह की नकलें करके दिखाई। मैं अपने जीवन में पहली बार मंच पर उतरा था और वह मंच पर मेरी माँ की आखिरी रात थी। माँ की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती गई। हमारा सामान भी धीरे धीरे बिकता गया। माँ ने कोई और चारा न देखकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। इससे कुछ पैसे हाथ आने लगे। माँ को आशा थी कि शायद कभी उनकी आवाज़ वापस आ जाए और उन्हें थिएटर में काम मिलना शुरू हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन मैं बाहर से आ रहा था कि गली में लोगों ने बताया, तुम्हारी माँ पागल हो गई है, उन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। उन दिनों मैं कई तरह के काम किए, अखबार बेचे, खिलौने बेचे, किसी डॉक्टर के यहाँ नौकरी की, कांच गलाने का काम किया। इस कामों से जब भी समय बचता मैं किसी नाटक कंपनी के चक्कर लगाता। आखिर एक दिन एक नाटक में मुझे काम मिल ही गया। नाटकों का यह हाल था कि कभी प्रशंसा मिलती तो कभी टमाटर भी फेंके जाते। ऐसे में एक दिन मैं एक नाटक कंपनी के साथ अमेरिका चला गया। वहाँ कई नाटक किए। एक नाटक में मेरा काम देखकर मैक्स सीनेट नामक एक व्यक्ति ने फैसला किया
कि जब कभी वो फिल्म बनाएगा तो मुझे ज़रूर लेगा। बहुत दिनों बाद ही सही, पर उन्होंने अपनी कॉमेडी कंपनी की स्टोन स्टूडियो में नौकरी दी। एक कंपनी में उसे नौकरी मिली। कौन सा कंपनी था? कॉमेडी कंपनी। कंपनी का नाम था की स्टोन स्टूडियो। एक बार शूटिंग करते समय निर्देशक ने कहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तुम कोई कॉमिक मेकअप करके आ जाओ। मैं ड्रेसिंग रूम में गया, इधर उधर देखा, पास ही एक ढीली ढाली पतलून पड़ी थी। मैंने उसे पहन लिया, उस पर एक खराब सी बेल्ट बांध ली, एक चुस्त कोट पहन लिया, अपने पैरों के नाप से बड़ा जूते पहन लिए, छोटी सी टोपी सिर पर डाल ली, बूढ़ा दिखने के ख्याल से टूथब्रश जैसी मूछें लगा ली, एक पतली सी छड़ी भी हाथ में पकड़ ली। आईने में देखने पर मैं स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहा था। जब मैं बाहर आया तो लोग जोर जोर से हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे। लोगों की हंसी की आवाज़ सुनकर निर्देशक ने मेरी ओर देखा और वे भी पेट पकड़कर हंसने लगे। यही मेरा वह रूप था जो मेरे साथ हमेशा चिपका रहा और मैं लोगों की तारीफ पाता रहा। चार्ली चैपलिन। सोचो, एक इंसान जीवन में कितना तकलीफ के दौर से, जिसकी माँ पागल हो गई हो, जिसकी माँ की आवाज़ चली गई हो, उसे काम करके क्या बेचना पड़ा, उसे क्या क्या जीवन में उसे काम करना पड़ा। पहले तो उसे जैक जोन्स का गाना गाना पड़ा स्टेज पे उठकर। उसके बाद उसे कोई चारा, उसकी माँ सिलाई करने लग गई, उसे अखबार बेचने पड़े, खिलौने बेचने पड़े, डॉक्टर के चेम्बर में नौकरी की, कांच लगाने का काम किया। इतने सारे काम करने के बाद भी वो किसी नाटक कंपनी के चक्कर लगाता रहा, क्योंकि नाटक में काम करने की इच्छा उसे इतनी प्रबल थी कि उसने काम करने की कोशिश की वजह से चक्कर लगाते लगाते अचानक एक दिन एक नाटक कंपनी के मालिक ने कहा कि अगर कभी वो फिल्म बनाया तो वो उसे ज़रूर लेगा अपनी फिल्म में। और उस कंपनी का नाम क्या था? की स्टोन स्टूडियो। और उसने वैसा ही किया। और एक दिन उसने कहा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तुम कुछ ऐसा मेकअप करके आओ कि सबको अच्छा लगे। और उसने वैसा ही किया। एक कार्टून सा ड्रेस पहन के आने के बाद वो अपने उसी ड्रेस की वजह से, उस लुक्स की वजह से पूरे दुनिया में छा गए। और वो छाना उसके जीवन के अंत तक रहा। हम लोग भी जब उसको देखते हैं, एक दूर से एक नज़र में बोल देते हैं, हाँ ये है चार्ली चैपलिन। देखो उसका लुक्स कैसा था। ये था उसका वो हंसाने वाला लुक्स। ये है चार्ली चैपलिन। इसकी मूछें देखो, टोपी देखो, पैंट पतलून देखो, जूते देखो, सब कुछ हंसाने जैसा। नहीं, कोई भी देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। ऐसा कोई पहनता है क्या? लेकिन इसने पहना, लोगों को हंसी भी आ गई इसे देखकर। और अपने इसी लुक्स के वजह से वो सारी दुनिया में फेमस हो गया। तो बच्चे इस स्टोरी को बार बार पढ़ो। और जो भी मेरा क्वेश्चन मैं असाइनमेंट के द्वारा भेजूंगी वो बहुत छोटे छोटे होंगे, 1 वर्ड आंसर। और क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को 1 वर्ड लिखना है, इसलिए मेरा सारा आंसर एक लाइन में होगा या 1 वर्ड होगा। और जब क्वेश्चन जाए आपका एग्ज़ाम में कि एक शब्द में उत्तर दो, तो एक शब्द में ही दीजिए। पूरे सेंटेंस को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वर्ड लिखकर नंबर जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, और क ख ग घ करके सिर्फ आंसर ही लिखिएगा। सेंटेंस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। और जब मैं कहूँ कि सेंटेंस में उत्तर देना है, वाक्यों में उत्तर दे तो एक लाइन में जो भी लिखना है 1 पेज में, एक पेज में ही सारे आंसर ख़त्म करना है। अगर पोएम है, हाँ पोएम में आपको लिखना है, वो तो लिखना पड़ेगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये किताब से हटकर है, किताब को मैं बंद कर दे रही हूँ। आप लोगों का यूनिट टेस्ट शुरू होने वाला है 7 तारीख को, 7 अगस्त।
उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 मार्क्स का होगा, शॉर्ट, वन वर्ड, और जो भी चैप्टर से मैं दूंगी वो चैप्टर और सिलेबस सब कुछ मैं असाइनमेंट के द्वारा भेज दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगा। और 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, ये चारों एग्ज़ाम 10, 10, 10, 10, 40 मार्क्स के होंगे। और सितंबर में शायद 4 सितंबर अगेन 10 मार्क्स एग्ज़ाम यू हैव, तो ऑल टुगेदर 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बट बहुत सिंपल, डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ चैप्टर का नाम होगा, आपको जितने सारे छोटे आंसर हैं सब लर्न करने हैं। अगर पोएम होंगे तो पोएम 4 लाइन, इससे ज़्यादा तो नहीं, या 6 लाइन पोएट के नाम याद करने होंगे। और अगर ग्रामर का पेज मेंशन करूं तो सिर्फ ग्रामर में जो एक्सरसाइज है वही करना है, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर लिखने का वो 1 पेज में तो हो नहीं पाएगा। तो सारे छोटे छोटे ग्रामर हो या टेक्स्ट हो, जो भी चैप्टर में लिखकर सिलेबस भेजूंगी, उसी के हिसाब से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम अच्छा दीजिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।